हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 11 की बायोलॉजी में अध्याय 1 का जो पाठ चल रहा था लिविंग वर्ल्ड या सजीव जगत, इसका अगला पार्ट हम देखेंगे। इससे पहले बता दें कि पहले पार्ट में हमने जीव विज्ञान की परिभाषा देखी थी, फिर जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, इसके पिता कौन हैं, ये सब हमने देखा था। फिर मेन अपना क्वेश्चन बना था कि सजीव क्या है। तो इनमें यहाँ पर ने देखा था कि बहुत सारे लक्षण, जिनमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनको हम सजीव कहते हैं। अब लक्षण अपने कुछ सामान्य भी हो सकते हैं, कुछ विशेष भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लक्षणों में सबसे पहले हमने कोशिका के बारे में देखा था। फिर कोशिका के बारे में पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हमने कोशिका की खोज करने वाले के बारे में पढ़ा था कि मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। फिर इसके बाद हमने लिविंग सेल्स और डेड सेल्स, इन दोनों के बारे में देखा। फिर एक्चुअल में हमने देखा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है या जीव द्रव्य क्या होता है। तो हमने देखा था जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म 3 चीज़ों से मिलकर बना होता था, ठीक है। फिर जीव द्रव्य की खोज किसने की, डुजार्डिन ने क्या जीव द्रव्य को क्या बोला है, हक्सले ने जीव द्रव्य से संबंधित क्या स्टेटमेंट दिया है, ये सब हमने देखा था। फिर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जिसमें हम पार्ट 2 पढ़ने वाले थे, जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया या मेटाबॉलिज्म। यह सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है। पहला पॉइंट तो यही है कि सजीवों का विशेष लक्षण होता है कौन सा, जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय या मेटाबॉलिज्म। जैव रासायनिक अभिक्रिया मतलब जैव मतलब जीवधारियों में, रासायनिक अभिक्रिया मतलब जीवधारियों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती होंगी उनको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। या दूसरा शब्द है उपापचय। उपापचय यहाँ पे 2 अभिक्रियाओं से मिलकर बना होता है। 2 अभिक्रियाएं कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखें पहले तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इन दोनों से मिलकर उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म बना होता है। तो ओवरऑल स्टार्ट करते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो जो जीवन होता है, इन हमारे जीवन में बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। ये जैव रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका के अंदर होती हैं। कोशिका के अंदर कहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। अब ये जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वास्तव में ये उपापचय अभिक्रिया होती है। फिर हमने देखा उपापचय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं या 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है एनाबॉलिज्म जिसे हम उपचय कहते हैं, दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म जिसे हम अपचय कहते हैं। इस एनाबॉलिज्म या उपचय को हम निर्माणकारी अभिक्रिया कहते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म या अपचय को हम विघटनात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा एक नाम और है, उपचय को हम एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं और कैटाबॉलिज्म या अपचय को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडरगोनिक इसलिए क्योंकि इसमें ऊर्जा दी जाती है, एक्सर्गोनिक इसलिए क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो आइए देखें तो वास्तव में होता क्या है। उपचय अभिक्रिया वो होती है जिसमें सरल कार्बनिक अणु आपस में मिलकर एक जटिल कार्बनिक अणु बना लेता है, उसे हम उपचय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखें तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखें तो जब 6CO2 + 12H2 आपस में मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6 बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़ा या एक जटिल अणु बना रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण बोल रहे हैं। यही क्रिया कौन सी होती है, उपचय होती है, जिसको हम एनाबॉलिज्म या निर्माणकारी कहते हैं। यहाँ पे निर्माण हुआ है इसलिए इसको हमने निर्माणकारी बोला। इसके अलावा दूसरी है कैटाबॉलिज्म जिसको हम अपचय कहते हैं। इसमें उपचय का उल्टा होता है, मतलब एक जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम अपचय बोलते हैं या कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण है श्वसन। श्वसन में क्या होता है, ये भोजन होता है हमारा, ये भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ दिया जाएगा, ठीक, और 6CO2 + 12H2O इस तरीके से बना दिया जाएगा। मतलब श्वसन क्या है, श्वसन एक अपचय अभिक्रिया होती है, ध्यान देना बच्चों, ठीक है, जिसमें एक जटिल कार्बन पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा मुक्त की जा रही थी। तो यहाँ पे उपापचय अभिक्रिया देखें तो उपापचय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में और सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपापचय या मेटाबॉलिज्म या फिर हम इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये सभी जीवधारियों में होती है। इसी वजह से ये उपापचय अभिक्रिया जीवधारियों का एक क्या होता है, विशेष लक्षण होता है। क्या होता है, विशेष लक्षण। अगला पॉइंट हमारा है वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ भी कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे वृद्धि
कोई विशेष लक्षण नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि होती क्या है, तो वृद्धि को नापने के लिए या ग्रोथ को नापने के लिए दो मापदंडों की सहायता ली जाती है। एक तो होती है कोशिका की संख्या। अब हमें पता है कोशिका की संख्या बढ़ेगी कैसे, सबसे पहले कोशिका में होगा क्या, विभाजन। जब कोशिका में विभाजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाएंगी। मतलब यहाँ पे कोशिकाओं की क्या हो रही, संख्या बढ़ रही है। अब जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो इनका वजन भी बढ़ेगा। मतलब दूसरा पॉइंट क्या है, शरीर का भार बढ़ना। तो वृद्धि क्या होती है, जब जहाँ पे संख्या की कोशिका की संख्या बढ़े और साथ में उस शरीर का भार बढ़े। अगर ये दोनों मापदंड हमें देखने को मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसे वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि या ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये सजीवों में होता है, इसके अलावा निर्जीवों में कैसे, जैसे मान लो ये एक ज़मीन है, इस ज़मीन पे आज धूल उड़ी और मट्टी यहाँ पे इकट्ठी हो गई। इस तरीके से मट्टी इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी और एक बहुत बड़ा टीला टाइप का बन जाता है। अब इसमें वृद्धि हुई है, साथ में वजन भी इसका बढ़ेगा, बट क्या ये सजीव है, नहीं, ये निर्जीव है। इसी वजह से वृद्धि सजीवों का एक विशेष लक्षण नहीं होता है। दूसरी अभिक्रिया है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रजनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये भी सजीवों का विशेष लक्षण नहीं है, तो हम बोल रहे थे प्रजनन या रिप्रोडक्शन, ये भी विशेष लक्षण नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पे देखें, प्रजनन या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो वर्ड हैं, री और प्रोडक्शन। री माने अगेन या फिर से या दोबारा या बार बार, और फॉर्मेशन मतलब बनना। मतलब जब कोई जीव अपनी संतान की उत्पत्ति बार बार करता है या किसी चीज़ की बनाने की क्रिया बार बार चलती रहती है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओवरऑल अगर इसकी प्रॉपर परिभाषा देखें तो वह क्रिया जिसके फलस्वरूप कोई जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, उसे हम प्रजनन कहते हैं या जनन कहते हैं। या इंग्लिश में देखें तो व्हेन एनी लिविंग हैव एबिलिटी विच कैन प्रोड्यूस अ न्यू यंग या न्यू वंस या ऑफ स्प्रिंग या इंडिविजुअल, दिस फिनोमिनन या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओवरऑल देखें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने ही समान नई संतान उत्पन्न करता है या नई संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन। अब ये कैसा होगा, तो नर जो होता है उसमें नर युग्मक होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। मादा जो होती है उसमें मादा युग्मक होता है जिसको हम अंडाणु कहते हैं। ये शुक्राणु और अंडाणु मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी क्रिया में एक नई कोशिका बनती है, जायगोट। ये जायगोट आगे जाके भ्रूण बनाएगा और भ्रूण का आगे जाके क्या बनेगा, अपना न्यूबॉर्न बेबी या शिशु का जन्म होता है। तो भविष्य में ये शिशु भी जन्म के बाद बड़ा होगा, ठीक है, फिर उसमें भी यही क्षमता होगी। तो ये कुल मिला के क्या होता है, जब कोई जीवधारी अपने ही समान नई संतान बार बार उत्पन्न कर रहा है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन और वृद्धि ये कोई विशेष लक्षण नहीं है, हम देख चुके हैं अभी। अब अगला पॉइंट हमारा है कौन सा, अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो संवेदनशीलता और अनुकूलन, जिसे हम सेंसिटिविटी और एडेप्टेशन कहते हैं। ये सभी जीवधारियों का एक विशेष लक्षण होता है, ध्यान देना बच्चों। संवेदनशीलता और अनुकूलन ये क्या है, विशेष लक्षण है। अब संवेदनशीलता क्या होती है, तो जब किसी शरीर के बाह्य वातावरण में परिवर्तन होता है, ध्यान देना बच्चों, जब किसी शरीर के बाह्य वातावरण में परिवर्तन होता है वह शरीर उसका अनुभव करता है। जैसे सपोज दैट अभी मौसम ठंडा हो जाए जिसकी वजह से हमें ठंड लगने लगी, तो वातावरण ठंडा हुआ जिसकी वजह से हमारे शरीर ने उसे अनुभव किया, उसे लगा कि हाँ सर्दी का आभास हो रहा है, ठीक है, फिर उसने अपने आप को बदला मतलब उसने कपड़े पहने या कुछ और तरीका अपनाया। तो ये क्या है, संवेदनशीलता है। और बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करना, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे संवेदनशीलता के लिए सीधा सीधा बोले बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है, संवेदनशीलता। इसके अलावा अनुकूलन देखें तो जब कोई शरीर संवेदनाओं या बाहरी परिवर्तनों को ग्रहण करने के बाद स्वयं अपने शरीर में परिवर्तन लाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। या सीधी सरल बात, वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकूलन।
तो यहाँ पे हमें विशेषकर ये ध्यान देना है, संवेदनशीलता और अनुकूलन ये दोनों के दोनों ही विशेष लक्षण होते हैं, सजीवों के विशेष लक्षण होते हैं, क्योंकि सजीवों में ये दोनों क्रियाएं निरंतर और लगातार चलती रहती हैं। इसी वजह से ये क्या हो गया, विशेष लक्षण हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट आता है अपना, कौन सा, गति, जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। गति में क्या होता है, एक जब कोई जीवधारी या कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति या मूवमेंट कहते हैं। ये एक विशेष लक्षण नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी होती है। अब सजीवों में ये गति किस तरीके से, तो जैसे मनुष्य तो उसमें पैर होते हैं, ठीक है, कुछ एक कोष के अंग हैं तो उनमें स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला ये इस प्रकार की संरचना होती है, जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे पादप है, पादप एक जगह से दूसरी जगह कभी नहीं जाता, ठीक है, लेकिन मनुष्य में या दूसरे जानवरों में ये क्रियाएं होती हैं, तो ये एक विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि ये सभी में नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आया अपना, कौन सा, जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। ये एक विशेष लक्षण है। जीवन चक्र मतलब कुल मिला के जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसकी विभिन्न अवस्थाएं आती जाएंगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो जन्म से मृत्यु तक की जो विभिन्न अवस्थाएं आ रही हैं उन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, हम जीवन चक्र कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, जन्म से मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवन चक्र, जो क्या है, एक विशेष लक्षण है। तो इस प्रकार से हमने 7 प्रकार के लक्षणों को देखा। इन 7 प्रकार के लक्षणों में कुछ लक्षण विशेष थे, कुछ सामान्य थे। विशेष लक्षण की बात करें तो जीवन चक्र हमारा विशेष लक्षण था, संवेदनशीलता और अनुकूलन हमारा विशेष लक्षण था। इसके अलावा जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय ये भी एक हमारा विशेष लक्षण था। इसके अलावा हमने देखा था कौन सा, प्रोटोप्लाज्म या कोशिका देखें तो कोशिका भी सजीव का क्या था, एक विशेष लक्षण था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, वृद्धि, प्रजनन और गति, ये कोई विशेष लक्षण नहीं था। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है जैव विविधता, जिसे हम अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी आर मेड अप ऑफ 2 वर्ड, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो बना हुआ है बायोस मतलब लिविंग बींग से, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंस। तो सीधा सीधा पॉइंट बनाएं तो एक पर्टिकुलर वातावरण में या एक निश्चित स्थान में विभिन्न प्रकार के जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं एक निश्चित क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों में जो विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो आइए देखें जैव विविधता के कुछ पॉइंट हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना, ठीक है, पहला पॉइंट तो क्या है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता हो गई। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो 2 पैरों पे चलते हैं, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो 4 पैरों पे चलते हैं, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनमें चलन की क्रिया नहीं होती, जैसे पेड़ पौधे की बात हुई। कुछ किसी में फ्लैजिला के थ्रू प्रचलन होता है, किसी में स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। तो अलग अलग प्रकार के जीवों में प्रचलन अलग अलग होता है। या सीधा सीधा बोलें तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो जीवधारी पाए जाते हैं उन सभी में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। अब ये जीवधारी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, किसी को हम देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये भी विभिन्नता हो गई, ठीक। तो दूसरा पॉइंट बनता है 1.7 मिलियन, कितने, 1.7 मिलियन मतलब 1,70,00,000 और इससे भी ज़्यादा प्रकार के लिविंग बींग्स हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ध्यान देना बच्चों, 1.7 मिलियन से प्रकार से भी ज़्यादा प्रकार के लिविंग बींग्स हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इनमें 1.25 करोड़ प्रकार के एनिमल्स हैं, 50 लाख प्रकार के प्लांट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखें हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग्स या लिविंग मीन्स, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस, मतलब लिविंग मीन्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ये सिंपल सी डेफिनेशन था। अब हमारी अर्थ पे देखें तो हमारी अर्थ पे डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कितने, 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। अब इन लिविंग बींग्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें इनका नामकरण भी करना है, हमें इनका क्लासिफिकेशन भी करना है। मतलब पॉइंट फिर से यहाँ पे, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसकी वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें का अध्ययन करने के लिए
बायोलॉजी की एक नई ब्रांच बनी जिसे हमने क्या बोला, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। तो हमारा नया टॉपिक अब बनता है क्या, वर्गीकी। हमें वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखें टैक्सोनॉमी क्या होता है हमारा। तो देखें वर्गीकी, जिसे हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन करते हैं किसका, किसी भी जीवधारी का पहचान करना, उसका नामकरण करना, उसका वर्गीकरण। मतलब पहचान करने के लिए अध्ययन करेंगे, नामकरण करने के लिए अध्ययन करेंगे, वर्गीकरण करने के लिए अध्ययन करेंगे। ध्यान देना बच्चों, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीवधारी का पहचान, नामकरण, वर्गीकरण इन सभी का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। सबसे पहले किसी जीव के लक्षण देखना, फिर उनका पहचान करना, फिर नाम देना, फिर जाके हम भविष्य में उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी लक्षण को हम देखेंगे, देखने के बाद उसकी पहचान करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। फिर उसका नाम देंगे जिससे हमें पता चलेगा वो कौन है। फिर इसका वर्गीकरण करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो किस प्रकार का जीव है, ठीक है। अब जब वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण हम कुछ लक्षणों के आधार पर करेंगे। कौन से, कुछ लक्षणों में समानता होती है, कुछ लक्षणों में असमानता होती है। मतलब यहाँ पे लक्षणों की समानता असमानता के आधार पर उसकी जैसे आकार देखें, संरचना देखें, तो विभिन्न प्रकार की समानताओं असमानताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। अब पॉइंट हमारा ये बनता है कि जो सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया, तो संसार में सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था, अरिस्टोटल, मतलब कि अरस्तु ने दिया था, ठीक है। और अरस्तु ने जब संसार को वर्गीकरण किया, जीवों को वर्गीकरण किया, तो केवल दो चीज़ें बताई, एक तो जंतु होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, पादप होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके वर्गीकरण में बहुत सारी कमियां थीं या बहुत सारी समस्याएं थीं या प्रॉपर तरीके से इन्होंने नहीं बताया था। इसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक आए जिन्होंने वर्गीकरण के बारे में, मतलब वर्गीकी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट थे एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले ने वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द दिया, क्या दिया, टैक्सोनॉमी शब्द। लेकिन कैरोलस लिनियस या कार्ल वॉन लिन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्गीकी को विस्तार से समझाया, वर्गीकरण किया। इसीलिए इन्हें वर्गीकी का जनक कहते हैं या फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को हम क्या कहते हैं, वर्गीकी का जनक कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले वर्गीकरण अरिस्टोटल ने दिया था, लेकिन वर्गीकी के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस है। कौन है, कैरोलस लिनियस। अब वर्गीकी के प्रकार देखें यहाँ पे, तो वर्गीकी दो प्रकार की है, एक तो प्राचीन वर्गीकी, एक आधुनिक वर्गीकी। प्राचीन वर्गीकी ये हमारे अरस्तु जी ने दी थी, ठीक है। इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया कि पहचान क्या करना है, नामकरण क्या करना है और उसके वर्गीकरण, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब वर्गीकरण किया तो केवल और केवल 2-3 या 1-2 लक्षणों को दिखा और उस लक्षण के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत कर दिया, जब जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। जब आधुनिक वर्गीकी के बारे में पता चला, किसने दिया था, जो कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने भी सजीवों की पहचान करी, फिर उसका नामकरण किया, फिर उसको वर्गीकृत किया। और वर्गीकरण किया तो इन्होंने 1-2 नहीं, जबकि बहुत सारे लक्षणों को देखा, बहुत सारे, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण उनको पता चल सकें, चाहे वो लक्षण बाहरी आकार के हों, बाहरी संरचना के हों, आंतरिकी के हों, इंटरनल स्ट्रक्चर के हों, उनकी कार्यकी या फिजियोलॉजी की हों, किसी भी प्रकार के इंटरनल एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल, हर प्रकार के इन्होंने लक्षणों को देखा, उनका अध्ययन किया और उस आधार पर इन्होंने आधुनिक वर्गीकी को समझाया। मतलब यही कौन थे, आधुनिक वर्गीकी के जनक, या सीधा सीधा बोलें वर्गीकी को बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए इनको वर्गीकी का जनक कहा गया। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे वर्गीकी के हमने 2 प्रकार देखे, एक तो प्राचीन जो सबसे पहले दिया गया होगा, दूसरा आधुनिक। प्राचीन अरस्तु ने दिया था, जिन्होंने पहचान भी करी, नामकरण किया, वर्गीकरण लेकिन केवल 1-2 लक्षणों के आधार पर किया, ठीक है। लेकिन कैरोलस लिनियस है, उन्होंने विभिन्न प्रकार के लक्षणों को देखा, शरीर की बाहरी संरचना से संबंधित लक्षण देखे, विभिन्न प्रकार के शरीर की आंतरिक संरचना भी देखी और उनकी कार्यकी किस प्रकार से, ये बहुत प्रकार सारे लक्षण देखे। फिर इन्होंने जाके क्या दिया, वर्गीकी के बारे में समझाया या वर्गीकरण किया। अब इसके बाद एक नया टर्म आता है वर्गीकरण विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में सिस्टेमेटिक्स कहते हैं।
इसको भी हमारे कैरोलस लीनियस ने ही समझाया। ये हूबहू वर्गीकी के जैसा है, बस यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ बढ़ गई। एक बार फिर से हम बता दें, वर्गीकरण विज्ञान जिसे हम सिस्टेमेटिक्स कहते हैं, ये वर्गीकरण विज्ञान शब्द और इसकी खोज या इसके बारे में कैरोलस लीनियस ने ही बताया था। ठीक है, हमने जैसा कि बताया वर्गीकरण विज्ञान बिल्कुल वर्गीकी जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ जाता है। देखिए, जैसे कि हमने देखा वर्गीकी में सबसे पहले पहचान की जाती है, इसमें भी हम पहचान ही करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, यहाँ पे भी नामकरण होता है, फिर हम वर्गीकरण करेंगे, यहाँ पे भी वर्गीकरण, फिर यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ जाता है क्या, विकासवादी सिद्धांत संबंधी, मतलब यहाँ पे हमें इनके पूर्वजों के आधार पर इनको वर्गीकृत करना है कि किस प्रकार से उनके लक्षण हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विकासवादी संबंध या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हमें ध्यान में रख के ध्यान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान दोनों सेम साइंटिस्ट थे, कौन से, कैरोलस लीनियस, उन्होंने ही इसको बताया। और विकासवादी संबंध होता क्या है, तो हमने बता दिया, विकासवादी संबंध मतलब हमारे पूर्वजों को के लक्षणों को देखकर हमारे वर्गीकरण हमें वर्गीकरण किया जाए, वही हमारा विकासवादी संबंध होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। पॉइंट क्वेश्चन हमारा, हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, तो इसलिए वर्गीकृत करते हैं जिससे कि हम जीवों की पहचान कर सकें, हम आसानी से पहचान लें कौन सा कुत्ता है, कौन हाथी है, कौन शेर है, कौन मनुष्य है, कौन गाय है, कौन भैंस है, कौन बिल्ली है। तो सबसे पहले हम उनको पहचान करें। ठीक है, फिर पॉइंट यहाँ पे जब हम पहचान करेंगे तो हम उनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो हम जीवों का वर्गीकरण इसलिए करते हैं जिससे हम आसानी से जीवों को पहचान लें, उनका अध्ययन कर सकें, जिससे आसानी से अध्ययन कर लें। फिर विभिन्न जीवों के मौलिक एवं उनके बीच विकासीय संबंध को स्पष्ट करना। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, उनके मौलिक और उनके विकासीय संबंध मतलब यहाँ पे सिस्टेमेटिक वाला टर्म आ रहा है, ध्यान देना बच्चों। विकासीय संबंध को स्पष्ट करना। विकासीय संबंध मतलब जैसे हमारे पूर्वज देखें तो हमारे पूर्वज कौन थे, चिंपैंजी थे। कौन से थे, यहाँ पे हम मंकी नहीं बोलेंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि मंकी और चिंपैंजी में बहुत अंतर होता है। मंकी की पूंछ होती है लेकिन चिंपैंजी की पूंछ नहीं होती। मंकी उतना ज़्यादा क्रेनियल कैविटी डेवलप नहीं होती जितनी चिंपैंजी की होती है। और चिंपैंजी अगर और हमारी की बात करें तो मनुष्य और चिंपैंजी में देखो दोनों में पूंछ भी नहीं होती है, दोनों की क्रेनियल कैपेसिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना बच्चों, ध्यान। अभी तक हम पढ़ते थे कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, लेकिन बंदर नहीं है हमारे पूर्वज, वास्तव में हमारे पूर्वज चिंपैंजी या गोरिल्ला होते हैं। अब ये इन गोरिल्ला का विकास भी कहीं ना कहीं बंदरों से हुआ होगा, इसी वजह से हम बोलते थे कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। लेकिन अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब हमें 10 तक की विज्ञान नहीं पढ़नी, अब हमें बायोलॉजी पढ़नी है, और बायोलॉजी में हमें हर एक चीज़ क्लियर करके रखनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई हमारी कि हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज गोरिल्ला या चिंपैंजी हैं या एप्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन था हमारा, हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं जिससे हम आसानी से पहचान लें, उनका अध्ययन कर लें, और उसके साथ विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनका विकासीय संबंध देख लें कि उनमें क्या संबंध है, हम में और बंदर में, या हम में और एप्स मतलब ये गोरिल्ला चिंपैंजी में, इनमें संबंध क्या है। ठीक है, उन लिविंग बींग्स की स्टडी करना जो दूर एरिया में मिलते हैं। अब दूर एरिया मतलब कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे होती हैं लेकिन वहाँ पे नहीं होती हैं, विदेश में नहीं होती हैं। ठीक है, अगर हम सीधी बात करें तो जैसे कुछ जानवरों की बात करें तो यहाँ पे उनकी संरचना अलग होती है, या विदेश में उनकी संरचना अलग, या उनके तापमान अलग होने की वजह से उनके लक्षण अलग हो जाते हैं। जैसे अभी पिछले साल बहुत सारे चीते आए थे, अफ्रीकन चीते आए थे। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे मर गए। क्यों मर गए, क्योंकि यहाँ का वातावरण अलग था और वहाँ का वातावरण अलग था। तो इस कारण उनमें इसका ये बहुत सारी कंडीशन हुई। तो यहाँ पे हमने सीधा देखा उन लिविंग बींग्स की स्टडी करना जो दूर एरिया में मिलते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ पे जीवधारी कैसे है, वहाँ पे जीवधारी कैसे हैं। या सीधा सीधा बोलें तो यहाँ पे जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, उनका कलर देखें
चीन के लोगों का कलर देखें, वेस्ट इंडीज के लोगों का कलर देखें, तो विकास से यहाँ पे कुछ संबंध तो मिलता है तो मनुष्य, लेकिन यहाँ पे वातावरण थोड़ा अलग हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये संरचनात्मक चेंजेस हुए यहाँ पे। तो आशा करता हूँ बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर हम 3 पार्ट में समझाएंगे आपको, जिसमें से पहला वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, आज ये वीडियो मैंने बनाया है, तो ये सेकेंड वीडियो हो गया। अब थर्ड वीडियो में हम नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, नामकरण के बारे में के बाद कुछ द्विनामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, और वर्गीकरण को कितने पदों में बांटा गया है, मतलब उसकी विभिन्न प्रकार की सोपान देखेंगे। तो ये एक वीडियो रहा बचा है अपना, जो हमारा कल हो जाएगा, और ये चैप्टर भी कल कंप्लीट हो जाता। पहला अध्याय था, बहुत छोटा था, बहुत ही सरल था, इसमें केवल छोटे छोटे परिभाषाएं और कंसेप्ट दिए गए थे। आशा करता हूँ बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।